आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बहुत संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया और ये संगीन किस्म का इल्ज़ाम जो है ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर अगर सच साबित हो जाता है, जिस तरह का क्लेम किया जा रहा है कि सबूत पास मौजूद हैं और उन्हीं सबूतों की रोशनी में आप तहकीकात करवाना चाहें तो तहकीकात करवा सकते हैं। और ये संगीन इल्ज़ाम ऐसी शख्सियत की तरफ से लगाया गया है जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन जो हैं उन्हें मुतवातिर सुनते हैं। लेकिन उनका जो अंदाज़े तकल्लुम है, बहुत सारे लोगों को उस पे एतराज़ है और बहुत सारे लोग उनकी बात को रिलायबल नहीं मानते। लेकिन आज के दिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ वो लोग मौजूद हैं जिनकी बात को रिलायबल माना जा सकता है या जिनके अल्फाज का चुनाव बहुत मोहतात होता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है शेर अफजल खान मरवत की तरफ से और उनके साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह मौजूद थे और उसके अलावा असद कैसर साहब मौजूद थे। तो जब ये दो शख्सियात उनके साथ मौजूद थी और पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें शेर अफजल खान मरवत ने ये क्लेम किया है कि एक ऑडियो मंजर आम पे आई है और वो ऑडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें एक सियासी शख्सियत के तवस्सुत से दो मुमालिक के अंदर राबिते किए गए हैं। और ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की शख्सियत जिंदाल जो है, जिंदाल साहब का तज़किरा बहुत बार पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर और पाकिस्तानी सियासत में मुख्तलिफ अदवार के अंदर होता रहा है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जिंदाल के साथ रवाबित करके बाकायदा तौर के ऊपर शूटर हायर किए गए हैं और वो शूटर जो हैं, वो कहीं पर भी मेरा कत्ल कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि शूटर्स के साथ रवाबित करने के बाद जिसमें एक मुल्क में सिर्फ राबिता नहीं हुआ, दुबई का भी उन्होंने तज़किरा किया है कि दुबई के अंदर भी ये राबिते हुए हैं। और उन्होंने आज आके ये इल्ज़ाम जो लगाया है, ये मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर लगाया है। मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं और ये सिर्फ एक सियासी बयान के तौर पे या पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इसे नहीं देखा जा सकता। एक इल्ज़ाम लगाया गया सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर और सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर अगर आप इल्ज़ाम लगाएं तो आपको इल्ज़ाम को सच साबित करना होता है। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इस ज़िमन के अंदर इब्तदाई तौर पे $1 लाख की रकम भी अदा कर दी गई। अब $1 लाख की इब्तदाई तौर पे रकम का अदा करना वो बहुत बड़ा मामला है। अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई है या किसी दूसरी शख्सियत के तवस्सुत से अगर पैसा कहीं पर अदा किया गया है तो उसके सबूत भी होने चाहिए जो वो क्लेम कर रहे हैं कि सबूत उनके पास मौजूद हैं। और उन्होंने माजी का हवाला भी दिया कि माजी में ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार होते हुए अपने मुखालिफिन को पुलिस के जरिए मरवाया करती थी। अब पुलिस के जरिए मरवाना वो उसको अदालत के अंदर साबित करना होता है कि ये सियासी मुखालिफ के तौर पे मरवाया गया या इसके जो केसेस थे उस चक्कर में इसको गिरफ्तार करने गए और इसने जवाबी तौर पे हमला किया तो फिर उस हमले के अंदर जब हमने रजिस्ट किया है तो ये मारा गया। यानी वो मावराए अदालत कत्ल जो थे वो मावराए अदालत कत्ल के अंदर आता है कि उसके ऊपर इल्जाम है। ये बाकायदा वो सुपारी देने की बात कर रहे हैं कि मेरे नाम के ऊपर सुपारी दी गई है और इब्तदाई तौर के ऊपर $1 लाख अदा किए गए हैं। अब ये कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है कि जो कहें कि बदमाश शख्सियत है, मुखालिफिन ने दे दिए होंगे पैसे। अब वो रुकने पार्लियामेंट है। उनके अंदाज़े तकल्लुम से आपको 100 इख्तलाफ हों, उनकी शख्सियत से 100 इख्तलाफ हों, लेकिन ये कानूनी पैराया है और ये याद रखना चाहिए कि शेर अफजल खान मरवत एक वकील होने के साथ-साथ एक साबिका हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं। तो उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा होना चाहिए कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर उन्हें तलब करती है और उनसे शवाहिद तलब करती है तो उनके पास कोई ठोस शवाहिद होने चाहिए। हवा में तीर चला देना जो है वो वापस आपकी तरफ भी पलट के आ सकता है और ये स्टेटमेंट गले का तौक भी बन सकता है। लेकिन जिस तरीके से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अफराद साथ थे, उधर से ये क्लेम किया जा रहा है कि ये हाई ऑफिशियल किस्म का थ्रेट है और इस थ्रेट की निशानदही होनी चाहिए। अगर मरियम नवाज साहिबा का नाम जानबूझ के बीच में शामिल किया गया है सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के तौर के ऊपर तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी कनटुट्टे के ऊपर इल्जाम लग जाए ना तो वो एक अलहदा बात है। बतौर चीफ मिनिस्टर अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगे और इस नौइयत का लगे कि इसने मरवाने की कोशिश की है तो
یہ بہت سنگین نوعیت کا الزام ہے، اور یہ آپ کسی شخصیت کے اوپر الزام نہیں لگا رہے، یہ باقاعدہ طور پہ پھر ریاستی امور کے اندر بھی خلل ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو جسٹیفائی نہ کر پانے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہو۔ اگر تو آپ اسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو پھر یہ بین الاقوامی سطح کا ایک موضوع بن جائے گا، اور اگر آپ اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے لیے یہ بہت بڑی مشکلات کو پیدا کر دے گا، اور وہ مشکلات سے شاید نبرد آزما ہونا مشکل ہو جائے۔ لیکن اس طرح کے الزامات مستقبل قریب کے اندر جس طریقے سے بات ہوئی ماضی کے اندر، ماضی قریب میں ارشد شریف کے بارے میں باتیں ہوئیں، اس کی تحقیقات ابھی تک مکمل نہیں ہو سکیں۔ مختلف اور لوگوں کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں، پولیٹیکل شخصیات کے اوپر اس قسم کا پریشر آتا رہا، جس طریقے سے ابھی صحافی اقرار الحسن جو ہیں ان کے گھر پہ جو حملہ ہوا، تو بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے اس میں ان کے مخالفین ہیں۔ مخالفین میں کچھ لوگ باتیں اب طارق بشیر چیمہ صاحب کی بھی کرتے ہیں، تو وہ ایک سیاسی شخصیت ہے۔ جب سیاسی شخصیت کے اوپر بات آئے تو وہ ریاستی امور سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور جب آپ کسی صوبے کے سربراہ کے اوپر الزام لگا دیں، وہ پہلے تو انہوں نے سیاسی شخصیت کہا، اور پھر انہوں نے لنک کیا مریم نواز سے، یعنی وہ مریم نواز کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اس میں ملوث کر رہے ہیں۔ اگر تو ابتدائی طور پہ ہی مریم نواز کا نام لے لیتے تو صرف مریم نواز، یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیاسی شخصیت کی آواز اس آڈیو کے اندر موجود ہے جو بات کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیک اینڈ پہ مریم نواز صاحبہ موجود ہے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ آڈیو ان تک کس نے پہنچائی ہے، کیونکہ ان تک تو رسائی نہیں ہے، نہ ان کے پاس اختیار ہے کہ کسی کی آڈیو جو ہے وہ ٹیپ کر لیں اور وہ بعد میں ان تک پہنچ جائے۔ تو پہلا سوال تو یہ کہ وہ آڈیو جنریٹ کہاں سے ہوئی، وہ آڈیو لیک کہاں سے ہوئی جس میں ان کے پاس وہ شواہد موجود ہیں۔ تو کیا یہ ایک ٹریپ ہے، پولیٹیکل سٹنٹ ہے، یا حقیقت ہے؟ اور اگر حقیقت ہے تو انتہائی خوفناک ہے، اور پھر ماضی کے بھی تمام حوالے دیے جائیں گے، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کلیم کرتی ہے کہ احسن اقبال صاحب کے بارے میں ایک ایسا منظرنامہ بنا دیا گیا تھا کہ عوام کا دباؤ لاتے ہوئے کہیں بھی انہیں عوامی طور پہ نقصان ہو سکتا تھا، کہ کسی بھی عوام کا ہجوم میں تبدیل ہو کے ان پہ حملہ کر دینا ایسا ہو سکتا تھا۔ یہ بھی بات پاکستان مسلم لیگ نون کرتی ہے کہ ایسے کیسز میں پھنسایا گیا جس میں سزائے موت ہو سکتی تھی، لیکن یہ باقاعدہ طور پہ کسی کے لیے پیسے فراہم کرنا اور اسے منظر عام سے ہٹانا یہ بہت سنگین قسم کا الزام ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف وہ شاندانہ گلزار صاحبہ کو FIA کا نوٹس ہوا ہے، اب کیا پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے؟ شواہد اگر ہیں تو پھر مشکل کس کے لیے ہوگی، اور اس مشکل سے نکلنا کس کے لیے کتنا مشکل یا کتنا آسان ہوگا، اس کے لیے وقت کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ